हम आरसीसी का शॉर्ट नोट्स देख रहे थे, जिसमें आपका एक वीडियो तो कंप्लीट हो गए हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम शॉर्ट नोट्स देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर। हम पीछे देखे थे, कहाँ तक हम देखे थे, मतलब WSM LSM ULM कंप्लीट किए थे, उसका जस्ट आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर ऑफ स्ट्रक्चर मतलब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर पूछता है, कितना होता है, परसेंटेज में पूछता है और अलग अलग वैल्यू देके पूछता है। तो इसमें हम देख रहे हैं डायरेक्टली ऐसे होता है 0.00975 होते हैं इसका, लेकिन इसको परसेंटेज में पूछे तो 9.75% हो जाता है। 9.75% होता है। एक्चुअली में डायरेक्ट आप ले सकते हैं 10%। लेक ऑफ डाटा मतलब डायरेक्टली आपको एथी में दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो 10⁻⁻2 भी दिया हुआ सकता है। इस तरह से आप मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से वैल्यू दिए हुए रहते हैं ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर का। आगे हम देखते हैं मतलब लिमिट स्टेट में होता है, तो उसमें लिमिट स्टेट में दो मतलब स्टेज होते हैं। लिमिट स्टेट में दो स्टेज होते हैं। पहला होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो इसमें होता है कि लिमिट स्टेट ऑफ मतलब ये जो लिमिट स्टेट ऑफ ये हैं, क्या बोलते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है ना, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है इसमें क्या क्या कंडीशन होगा, तो मानेंगे कि कोलैप्स कर गया या तो नहीं किया, कुछ तो कंडीशन होंगे ना, उसी हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम यही कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर में क्रैक आ गया, वाइब्रेशन आ गया, लीकेज आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया, तो सर्विसिबिलिटी के स्टेज में इसको हम फेल्यूर मान लेते हैं। ये सब आने के बाद स्ट्रक्चर में ये कंडीशन होता है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में सब सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा सर्विसिबिलिटी के लिए, और डायरेक्ट वैल्यू दिए जाएंगे। दूसरा है कि मतलब फेल्यूर, यही कह रहा है कि ये सब कंडीशन आने पर फेल्यूर कंडीशन माना जाएगा। लेकिन अब बात कर रहा है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो लिमिट स्टेट में कोलैप्स में कह रहा है कि वही बातें हैं, लेकिन किस तरह से कंसीडर करना है। इसमें कह रहा है ना कि अगर बेंडिंग आ जाता है, ठीक है, कंपैक्शन हो जाता है, बेंडिंग आ जाता है, कंपैक्शन हो जाता है, टेंशन आ जाता है, टोर्सन आ जाता है, या तो शेयर आ जाता है, तो इस नॉट काउजिंग फेल्यूर ऑफ मटेरियल, मतलब ये सब आने हैं तो कोलैप्स सेफ्टी फेल्यूर नहीं मानते हैं इसको में। मतलब ये सब आने पे फेल्यूर नहीं मानते हैं, क्योंकि हम कोलैप्स के लिए इसको डिजाइन किया। जब तक कि पूरी तरह से फेल नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको फेल्यूर नहीं मानेंगे। नॉट काउजिंग ऑफ फेल्यूर ये सब आने पे, ठीक है, ये होता है कोलैप्स के लिए। और दूसरा हम देखते हैं कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट के लिए कितना होता है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 हो जाते हैं, एंड स्टील के लिए 1.15 हो जाता है। ये होता है मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना होते हैं, ठीक है। आगे हम देखने जा रहे हैं कुछ कॉम्बिनेशन है लोड का, वो देखेंगे। सर्विस के लिए क्या होता है और कोलैप्स के लिए होता है। एक कॉम्बिनेशन है लोड का, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड का है ना, तो इसमें हम देखने जा रहे हैं सर्विस के लिए, कोलैप्स के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होता है ना कि कॉम्बिनेशन में होता है ना कि सबसे पहले कुछ होता है डेड लोड का और आपको लाइव लोड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें 1 से होता है मल्टीपल, और उसके बाद हो जाता है ना कि अगला क्या है, तो आपको डेड लोड लाइव लोड हो गया, उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या होगा, डेड लोड होगा, उसके बाद अर्थक्वेक लोड होगा, या तो फिर विंड लोड होगा। मतलब या होगा इसमें, ये दोनों साथ में नहीं आ सकता, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड साथ में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्या देख रहे हैं हम, ये कॉम्बिनेशन, इसमें अगर डेड लोड आएगा तो इसमें 1 से तो मल्टीपल होते हैं, लेकिन इसको में तीसरा में है ना तो तीनों आ जाता है इसको में, तो तीनों आ जाता है ना। तीनों आने के बाद क्या होता है, 1 से गुना डेड लोड, फिर प्लस 0.8 लाइव लोड, प्लस 0.8 अर्थक्वेक लोड या तो विंड लोड। इस तरह से कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम कोलैप्स के लिए कह रहे हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या लोड है, तो उसमें 1 से मल्टीपल होने जा रहे थे और लास्ट में 0.88 से गुना हुए हैं। लेकिन अगला जो है आपको इसमें 1.5 से मल्टीपल हो रहा है, उसमें 1 से, इसमें 1.5 से। तो सबसे पहले क्या हम देखे थे, तो उसमें आया था पहले डेड लोड आया था, और इसको में फिर क्या आएगा, इसमें फिर आएगा लाइव लोड, डेड लोड लाइव लोड आया, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखने जा रहे हैं, तो आगे देखने जा रहे हैं तो इसको हम देखेंगे कि डेड लोड तो आया, ठीक है, और आगे विंड लोड साथ में नहीं आएगा, या तो आगे या पीछे आएगा, तो विंड लोड या तो अर्थक्वेक लोड आएगा। इसमें 1.15 से गुना हो गए दोनों में। अब आगे जो है एक अलग कंडीशन का ही लोड आ जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं ओवर ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर। तो 0.9 आ जाएगा डेड लोड, और फिर 1.5 अर्थक्वेक लोड है तो विंड लोड आ जाएगा। तो लास्टली जो आ जाता है आपको तीनों कॉम्बिनेशन कंबाइन करके आ जाता है, तो 1.2 से इसमें सब में गुना होगा। ऊपर तो 1.5 से था, लेकिन इसमें 1.2 से सब में गुना होगा। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले डेड लोड आएगा, लाइव लोड आएगा, या तो अर्थक्वेक लोड आएगा, तो या तो विंड लोड आएगा। दोनों में से कोई एक ही आएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड है, डायरेक्टली क्वेश्चन कंबाइन करके पूछा जाता है। ओवर ट्विस्टिंग का भी पूछे जाते हैं, तो हम देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं डिजाइन कोड्स। कुछ डिजाइन कोड्स है जो भी डायरेक्टली क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे। तो डिजाइन कोड्स जो है ना,
हम IS 456 के अनुसार देख रहे हैं, तो किसके लिए IS 456 डिजाइन कोड है? प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए IS 456 जो है प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए है। ये हो गया। अब आगे हम देख रहे हैं कि डिजाइन फॉर हैंडबुक, तो SP 16 जो है इसके अनुसार हम डिजाइन फॉर हैंडबुक होता है। SP 24 होता है एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक होता है, एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेन करता है, वो होता है 24 के अनुसार। अब SP 34 होता है डिटेल हैंडबुक होता है, 34 होता है डिटेल हैंडबुक होता है, हैंडबुक आता है। अब हमको करना है, कह रहा है ना कि IS 1893 के अनुसार अर्थ क्विक रजिस्टिंग स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। अगर कहीं पे आपको अर्थ क्विक रजिस्टिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो IS 1893 के अनुसार आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अब आगे अगर आपको डक्टाइल डिटेलिंग करना है, डक्टाइल डिटेलिंग के लिए आपको स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो 13920 के अनुसार IS 13920 के अनुसार आपको डिजाइन करना पड़ेगा, 13920 के अनुसार करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि अजम्पशन जो होता है उसके अनुसार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 6 अजम्पशन है और 6 ही अजम्पशन में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं अजम्पशन को, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, पहला अजम्पशन आपका है। तो ये जो है सब जगह लागू होता है, लेकिन एक जगह ऐसा कंडीशन आ जाता है जो लागू नहीं होता है। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड बेंडिंग एक जगह लागू नहीं होता है, वो जो होता है डीप बीम होता है। तो डीप बीम में आपको प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड बेंडिंग नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। लेकिन ये जो होता है आपको हम जानना है, हमको जरूरी है कि जो डीप बीम होता है किसके लिए डिजाइन किया जाता है? आपको बेंडिंग और शेयर के लिए डिजाइन किया जाता है। डीप बीम जो होता है डिजाइन फॉर बोथ, बेंडिंग के लिए और शेयर के लिए, दोनों के डिजाइन करते हैं डीप बीम को, ठीक है। इसमें कुछ मतलब पॉइंट्स हैं। सिंपली सपोर्ट के लिए तो L और D का जो रेशियो होता है <2 होता है, ठीक है। और L/D का रेशियो जो तो कंटिन्यूसली में <2.5 हो जाता है, ठीक है। आपको पहला जंक्शन हो गया। और दूसरा जंक्शन क्या कहता है? दूसरा जंक्शन कहता है ना कि मतलब कोई भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो स्ट्रेन कंक्रीट इन आउटर मोस्ट फाइबर कंप्रेशन इन टेकन। आउटर मोस्ट फाइबर जो होता है ना, जो फेल्यूर का जो आउटर मोस्ट फाइबर होता है, जस्ट वहाँ पे कितना लेते हैं? तो 0.0035 ले लेते हैं। पहले भी देखे थे अजम्पशन में, अजम्पशन पहले नहीं देखे थे, बस ये हम पॉइंट को देखे थे कि 0.035 होता है फेल्यूर टाइम पे RCC में। अगला हम देख रहे हैं अजम्पशन तीसरा है। इसमें हमको ये देखना है कि द रिलेशनशिप ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज टेकन एज ट्रेंगुलर ले सकते हैं, ट्रेंगुलर ले सकते हैं। इसमें रिलेशनशिप में लेना है आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन में, ट्रेंगुलर ले सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल ले सकते हैं, पैराबोलिक ले सकते हैं एंड अदर शेप बीच सब, मतलब कोई भी शेप का इसको हम ले सकते हैं स्ट्रेस एंड रिलेशनशिप का। लेकिन जो आपको टारगेट स्ट्रेंथ तक पहुंचाएगा ना, उसी को सिलेक्ट करना है। यही खास बात इसमें है कि कोई भी हम शेप ले सकते हैं तो, लेकिन टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो पहुंचाएगा ना, उसी को हमको लेना है। ये आपको तीसरा जंक्शन बताता है। इस तरह से हमने कोई भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ तक बढ़ाएगा उसी को हम लेंगे। चौथा आपको है, चौथा है कि हम पीछे भी देख चुके हैं। चौथा ये है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील, दोनों के लिए आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कह रहा है। तो हम जानते हैं कि 1.5 होता है कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए होता है 1.15 हो जाता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये चौथा जंक्शन था। इसी तरह से आपका पांचवा जंक्शन है। तो पांचवा जंक्शन है जो इसको मैं कुछ स्पेशल बातें हैं। इसमें एक कहता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निगलेक्टेड टेक 0, कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मतलब लिया जाता है तो 0.7 रूट में FC के ये लिए जाते हैं। लेकिन इसमें कहना है कि आपको जब डिजाइन करना है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना लीजिएगा, तो उसके लिए आपको 0 लेना पड़ेगा। पांचवा जंक्शन था। अब बात करते हैं हम, पांचवा जंक्शन यहाँ था, अब बात करते हैं टेक 0 यहाँ बोला। अगला जंक्शन की बात करेंगे तो छठा जंक्शन है। तो छठा जंक्शन जो है आपका, छठा जंक्शन की बात करेंगे तो छठा जंक्शन जो है ये कहता है आपको द टेंसाइल रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन, माने इतना से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 0.02 प्लस FY 1.15 ES से कम नहीं होना चाहिए। टेंसाइल रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट किससे कम नहीं होना चाहिए? 0.002 प्लस FY बटा में 1.15 ES से कम नहीं होना चाहिए। अगला बात कर सकते हैं तो होता है तो 0.0 इसमें भी होता है, लेकिन 0.87 FY होता है बटा में ओनली फॉर ES हो जाता है। उसमें 1.15 ES था, ओनली फॉर ES हो जाता है 0.87 FY बटा में ES, ये हो जाता है
छठा एजम्पशन कंप्लीट हुआ। आपका 6 गो एजम्पशन पढ़ना था, तो 6 गो एजम्पशन हम कंप्लीट किए यहाँ पे। अब आगे हम देखने जा रहे हैं सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड। सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट होते क्या हैं पहले हम देखेंगे। इन आरसीसी द बीम फर्स्ट डिजाइन फॉर द टेंशन एंड कंप्रेशन, मतलब इन आरसीसी में फर्स्ट डिजाइन फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन के लिए डिजाइन हम करते हैं, लेकिन अगर दोनों इन द बीम ओनली डिजाइन फॉर टेंशन इट सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, अगर खाली हम टेंशन के लिए डिजाइन करते हैं तो सिंगली रेनफोर्समेंट हो जाता है, लेकिन वही दोनों के लिए और अगर कंप्रेशन के लिए करते हैं तो मतलब वो भी सिंगली हो जाता है, लेकिन अगर दोनों के लिए कर देते हैं, टेंशन के लिए कंप्रेशन दोनों के लिए कर देते हैं, तो डबली रेनफोर्समेंट कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है परफेक्टली इन द सच बीम डिजाइन बार कंप्रेशन एक्ट एज सपोर्टिंग बार, मतलब सपोर्टिंग बार के बारे में कुछ कह रहा है, तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि हम अब डिसाइड करना है कैसे हम जानेंगे कि सिंगली बीम है और डबली बीम है। तो बिना साइड पे जाए कोई भी नहीं पकड़ सकता है कौन सिंगली बीम है और कौन डबली बीम है। तो इसको मैं हम डायरेक्टली अगर आपको शो कर रहा है कि सपोर्टिंग बार है और डिजाइन बार है, तो सपोर्टिंग बार ऊपर प्रोवाइड हो या तो नीचे, कहीं भी सपोर्टिंग बार और डिजाइन बार है तो उसको सिंगली कहेंगे, और डिजाइन बार दोनों जगह है ना तो उसको हम डबली बीम कहेंगे। यही हो गया आपको सिंगली और डबली बीम। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट हैं सिंगली बीम के बारे में। हम बात करते हैं कि डिजाइन बार का कितना होता है डाया 12 mm और सपोर्टिंग बार के लिए 10 mm लेते हैं। फिर एरिया ऑफ स्टील जो होता है मिनिमम कितना लिया जाता है सिंगली बीम के लिए, एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कितना होता है 0.85 BD बटा में FY, इतना लेते हैं हम। और मैक्सिमम पूछ लेगा तो एरिया ऑफ स्टील कितना ले सकते हैं, मिनिमम मतलब इससे कम नहीं एरिया ऑफ स्टील ले सकते हैं, 0.85 BD बटा FY से कम नहीं ले सकते हैं सिंगली बीम में एरिया ऑफ स्टील। और मैक्सिमम करा तो 4% ऑफ BD, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं आप एरिया ऑफ स्टील, 4% से ज़्यादा BD से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से आप डिजाइन ऑफ कवर इन LSM, हम पॉइंट अगला देख रहे हैं डिजाइन कवर इन LSM। तो डिजाइन कवर की बात कर रहा है, तो इसमें हम बात क्या कर रहे हैं एक्चुअल कवर के लिए फॉर्मूला क्या होता है FCK। एज्यूम्ड कवर फॉर स्ट्रक्चर, इसके लिए कितना होता है एज्यूम्ड कवर ऑफ स्ट्रक्चर के लिए 0.67 FCK एज्यूम्ड कवर के लिए, एक्चुअल के लिए था FCK और एज्यूम्ड के लिए था 0.67 FCK। अब बात कर रहे हैं एज्यूम्ड कवर फॉर डिजाइन, डिजाइन के लिए कितना हो जाएगा तो 0.45 FCK, डिजाइन के लिए कितना 0.45 FCK हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये तो फेल्यूर स्ट्रेंथ शो कर रहा है 0.35 है और ये तो प्रूफ स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये पॉइंट्स हो गए यहाँ पे कुछ। अब बात हम कर रहे हैं वही एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो एनालिसिस में हमको सब कुछ नहीं देखना है, फिर ओनली फॉर वही पॉइंट देखना है जो SSC में पूछते हैं 1 मार्क्स में। तो ये जान ही रहे हैं हम कि स्ट्रेंथ फेल्यूर होता है जो लास्टली होता है एज्यूम करते हैं 0.035, ये तो हम पहले से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो इसमें हम पॉइंट्स में वो लीवर आर्म होते हैं, उसके बारे में लीवर आर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा लीवर आर्म फार्मूला D-0.42 XU, ये आपको लीवर आर्म का फॉर्मूला है जो आगे आपको काम देने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बात, यहाँ पे हम एक बात छोड़ने जा रहे थे वो देखेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जिसको लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इसका कुछ फार्मूला होता है जो आपको पूछे जाते हैं। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का हम फार्मूला देखने जा रहे हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। तो इसके लिए लिमिटिंग डेप्थ एक्सियल लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल लिमिटिंग बोलते हैं। इसलिए फार्मूला क्या होता है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट बट्टा में इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील प्लस इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट मल्टीपल D, ये फार्मूला होता है। लेकिन एक्चुअली में ये फार्मूला जो होता है, लेकिन बट क्वेश्चन यहाँ से राइज किए जाते हैं, ये भी राइज होता है क्वेश्चन यहाँ से, हाईलाइटेड पॉइंट है भी यहाँ पे 250 ग्रेड है। 250 ग्रेड के लिए आपको एक्चुअली में कितना हो जाता है तो इसको 0.53 D हो जाता है। और पूरा है 415 ग्रेड के लिए कितना हो जाता है XU लिमिट 0.48 D हो जाता है। इतना ग्रेड के लिए XU लिमिट बराबर फॉर्मूला कितना हो जाता है 0.48 D हो जाता है। अब आगे हम देख रहे हैं 9 ग्रेड होता है, 3 ग्रेड होता है। अगर 500 ग्रेड के लिए तो 500 ग्रेड के लिए कितना हो जाता है तो 500 ग्रेड के लिए हो जाता है आपको XU लिमिट बराबर फॉर्मूला 0.46 D हो जाता है, 0.46 D हो जाता है। उसी तरह से आगे हम देखने जा रहे हैं, आगे हम ये देखने जा रहे हैं वो होता था कैचिप था एक न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ था, अब एक्चुअल डेप्थ हो रहा है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है XU बराबर था, एक्चुअल लिमिट XU बराबर फॉर्मूला है। तो एक्चुअल फॉर्मूला कुछ होता है 0.87 FYAST 0.87 FYAST बटा में 0.36 FCKB, ये फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला ये हो जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेक्शन की बात करते हैं, एनालिसिस में ही पार्ट्स हैं टाइप्स ऑफ सेक्शन का। तो टाइप्स ऑफ सेक्शन से भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं जो थोड़ा लॉजिकल होता है, तो हम देखेंगे क्या लॉजिक होता है। अंडर रेनफोर्स्ड व्हेन स्टील रीच इट्स यील्डिंग लिमिट,
अंडर एनफोर्स्ड की बात कर रहे हैं, इसमें यही मतलब पॉइंट, मतलब यही थियोरेटिकल बातें बोलकर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अंडर एनफोर्स्ड बीम जो होता है उसमें व्हेन स्टील रिच्ड यील्डिंग लिमिट प्राइवर टू फेल्यूर मैंने बोल रहा है ना कि स्टील अंडर एनफोर्स में होता है ना कि स्टील फेल्यूर पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, मैंने कंक्रीट से पहले। तो इस कंडीशन को हम, जो स्टील पहले पहुंच जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? अंडर एनफोर्स कहेंगे। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ द मेंबर। ये कह रहा है पॉइंट, कुछ समझ नहीं आया, फिर भी रीड करते हैं। ड्यू टू दिस फेल्यूर में एज्यूम एंड डक्टाइल नेचर। हाँ, इसको में ये पॉइंट ये कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अंडर एनफोर्स्ड जो होता है उसको हम डक्टाइल नेचर का फेल्यूर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले स्टील ही होता है, आपको फेल्यूर पॉइंट तक पहुंच जाता है, फेल्यूर स्टील में ही आता है, तो डक्टाइल नेचर का फेल्यूर कह सकते हैं। बैलेंस सेक्शन जो होता है, इसमें जो होता है कि बैलेंस सेक्शन में स्टील और कंक्रीट दोनों से मैंने सेम ही, मतलब वो फेल्यूर पॉइंट तक पहुंचते हैं लगभग, ये हो जाता है। अब बात आगे हम कर रहे हैं कि आगे बात क्या है? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या होगा? इसमें एक्चुअल में उसमें तो पहले स्टील फेल्यूर जा रहा था, तो ओवर है तो पक्का है कि पहले आपका कंक्रीट जाएगा। देखते हैं, व्हेन कंक्रीट रिच इट्स फेल्यूर स्ट्रेंथ, बोले ना कंक्रीट जो है फेल्यूर स्ट्रेंथ तक पहुंच जाएगा, पेयर टू यील्डिंग स्ट्रेंथ। हाँ, यील्डिंग स्ट्रेंथ फेल्यूर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलेंगे। इसमें यही डायरेक्ट वैल्यू मैंने बातें बोल देते हैं, बोलता है कैसा फेल्यूर है। ठीक है, आगे देख रहे हैं, ड्यू टू दिस फेल्यूर विल बी ब्रिटल इन नेचर। हाँ, इसमें कंक्रीट पहले फेल हो रहा है तो इसको हम ब्रिटल इन नेचर बोलेंगे, और उसमें पहले रड फेल हो रहा था तो उसको हम डक्टाइल इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे और नोट पॉइंट में कहा जा रहा है, देखते हैं क्या है। इन अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन विल फेल्यूर फ्रॉम कंप्रेशन, कुछ अलग सा बातें हैं। ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन नॉट एनालाइज बाय एलएसएम। हाँ, ये बात जो समझने की बातें हैं, इसमें कह रहा है कि ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन इज नॉट एनालाइज इन एलएसएम, मैंने ओवर एनफोर्स्ड को हम एलएसएम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ये बात कर रहा है। इसी तरह से अंडर ओवर का ये फिगर था, वो देख लीजिए आप, ये था से आपको फिगर हो गया, आपको पहले कुछ फेल्यूर पहुंच जा रहा है अंडर एनफोर्समेंट, तो स्टील पहले फेल्यूर पहुंच गया, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। उधर बात करें बैलेंस सेक्शन, तो भाई दोनों बैलेंस ही हैं। अब कह रहा है ओवर एनफोर्समेंट, तो इसमें कंक्रीट पहले फेल्यूर पहुंच गया, देखिए ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन हो गया, यानी ब्रिटल नेचर का होगा। अब बात कर रहे हैं हम आगे बात ये हम करेंगे